अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नवीसी यानी स्टोरी राइटिंग। इस सबक में हम कहानी नवीसी के असूल और इसका तरीका कार सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कहानी क्या होती है। माजी यानी गुजरे हुए जमाने के वाकयात को तरतीब से बयान करना कहानी कहलाता है। यानी गुजरे हुए जमाने में कोई भी वाकया पेश आया, कोई भी बात हुई, जब हम वो किसी को सुनाएंगे तो उसको हम कहानी कहेंगे। लेकिन जो अगली बात हमने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि हमने तरतीब का ख्याल रखना है। कहानी सुनाते हुए, कहानी लिखते हुए हमने वाकयात को तरतीब से बयान करना है। यानी जो बात पहले हुई उसको पहले बताना है, जो बाद में हुई उसको हमने बाद में बयान करना है। अब हम देखते हैं कि कहानी नवीसी के असूल क्या हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात है कि कहानी हमेशा गुजरे हुए ज़माने में होती है, तो इसे गुजरे हुए ज़माने यानी फेल माजी में ही लिखें। उसको हमने अपने अल्फाज में बयान करना होता है, तो उसको हमेशा फेल माजी में ही बयान करें, फेल माजी में ही लिखें। कुछ लोगों की आदत होती है कहानी सुनाते हैं, एक दफ़ा ऐसे हुआ, एक कौवा होता है, वो उसको प्यास लगी होती है, वो पानी की तलाश में होता है, वो इधर उधर फिरता है, फिर उसको एक जग नजर आता है। तो ये फेल माजी नहीं है, ये फेल हाल है, ये प्रेजेंट टेंस है। आप कहानी हमेशा फेल माजी में लिखते हैं। एक दफा का जिक्र है, एक कौवा था, उसको प्यास लगी थी, वो पानी की तलाश में था, ये फेल माजी है। तो आपने अपनी कहानी हमेशा फेल माजी में लिखनी है। कहानी लिखते हुए वाकयात की तरतीब का खास ख्याल रखें। जो वाकया पहले पेश आया उसको पहले लिखेंगे और जो वाकया बाद में पेश आया उसको आप बाद में लिखेंगे, यानी सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे। अब आप जब कौवे की कहानी लिखेंगे तो आपने उसकी प्यास का जिक्र पहले करना है, उसको पानी मिलने का जिक्र बाद में करना है और कंकरियां डालने का जिक्र आखिर में करना है, यानी तरतीब का ख्याल रखना है। कहानी को बिलावजह तवील बनाने से गुरेज करें। यानी ऐसा नहीं है कि आप जितनी लंबी कहानी लिखेंगे आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, बल्कि कहानी के अंदर जितने भी वाकयात हैं उनको मुकम्मल लिखना है, लेकिन गैर ज़रूरी तवालत यानी उसको गैर ज़रूरी लंबा करने से आपने परहेज करना है। कहानी आसान और सादा जुबान में लिखनी है। ठीक है, कहानी की ये पहले मैं मजमून नवीसी में भी आपको बता चुकी हूँ कि जितनी आपकी जुबान सादा और आम फहम होगी, आपके लिए भी आसानी होगी और गलतियों का कम से कम इम्कान होगा। कहानी पर मुनासिब उन्वान जरूर दें। यानी आपने टाइटल, उन्वान का मतलब है टाइटल, आपने टाइटल जरूर देना है। कहानी का कोई भी नाम जरूर रखना है और कोशिश करें कि नाम बहुत अच्छा सा, मुनफरिद सा, डिफरेंट सा हो और अच्छा सा ड्रामाई यानी ड्रामेटिक उन्वान टाइटल जब आप देंगे तो वो पढ़ने वाले की तवज्जो अपनी तरफ ज्यादा खींचे। कहानी से जो अखलाकी सबक हासिल होता हो उसको आखिर में जरूर लिखें। कहानी हमेशा कोई अखलाकी सबक देने के लिए लिखी जाती है। कहानी का हमेशा कोई ना कोई मकसद होता है, तो वो जो अखलाकी सबक हम उससे लेते हैं, जो हमें उससे मॉरल मिलता है, उसको आपने आखिर में जरूर लिखना है। याद रखें कहानी के वाकयात जंजीर की सूरत में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक कड़ी की गैर मौजूदगी उसे नामुकम्मल बना देती है। अब आपने चेन देखी है, चेन के जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके हिस्से होते हैं, उसको चेन की कड़ियां कहते हैं। अब अगर बीच में से आप चेन की, जंजीर की कोई भी कड़ी निकाल देंगे तो वो जंजीर टूट जाएगी, आप उसको नामुकम्मल कहेंगे, मुकम्मल नहीं कहेंगे। इसी तरह जब आप कहानी के बीच में से कोई वाकया गायब कर देंगे या आपको बताना भूल जाएंगे तो क्या होगा कि वो कहानी नामुकम्मल रह जाएगी और जब वो पढ़ने वाला उसको पढ़ेगा उसको लगेगा कि बीच में कोई चीज गायब है। इसलिए वाकयात अपने सामने सोच के और उनको बेशक एक रफ हिस्से में 1 2 3 करके, बेशक वाकयात को आप सोचें और सोच के उसको एक रफ हिस्से में लिख लें और फिर उनको तरतीब से आप लिखते चले जाएंगे तो आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अगर खाके की मदद से यानी आउटलाइन की मदद से कहानी लिखने को दी जाए तो खाके को गौर से पढ़कर समझने की कोशिश करें। आगे मैंने एक खाका दिया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगी कि खाका क्या होता है और उसकी मदद से कहानी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, जब आप खाका यानी आउटलाइन आपने पढ़ ली और कहानी ज़हन में आ गई तो अपने अल्फाज में पूरी कहानी लिखें, पूरे वाकयात लिखें, बीच में कोई भी वाकया आपने गायब नहीं करना, उसको छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। और खाका जब आपको दिया जाता है तो उसकी खाना पूरी कर देना काफी नहीं होता। ये देखिए, आपको नमूने के तौर पर मैंने एक खाका दिया हुआ है। किसी कुत्ते का एक कसाब की दुकान से सामने से गुजरना, गोश्त का एक टुकड़ा मिल जाना, नहर के एक पुल पर से गुजरना, नीचे पानी में अपना अक्स देखना, अक्स को कोई और कुत्ता समझना और उसके मुंह में नजर आने वाला गोश्त का टुकड़ा हासिल करने के लिए उस पर झपटना, अपने मुंह वाले गोश्त के टुकड़े से भी महरूम हो जाना। नतीजा, अब ये देखिए, ये बीच में जो आपको खाली जगह दी हुई है इनको आपने पुर नहीं करना, बल्कि एक पूरा पस मंजर आपने
بنانا ہے اور اس کے مطابق کہانی لکھنی ہے. کہانی یاد رکھیں ہمیشہ ایک دفعہ کا ذکر ہے یا پرانے زمانے کی بات ہے, پرانے زمانے کا ذکر ہے, اس سے شروع ہوتی ہے. اب آپ کہانی کیسے لکھیں گے؟ کہاں ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایک کتے کا کسی قصاب کی دکان کے سامنے سے گزرا. کتے کی بھوک کا بھی ذکر کر دیں کہ وہ بہت بھوکا تھا, اس کو بہت بھوک لگی تھی. اب آپ دیکھیں گوشت کا ٹکڑا اس کو کیسے ملا, اس کے لیے بھی آپ کوئی سی بھی سچویشن بنا سکتے ہیں. اس کی بھوک کو دیکھتے ہوئے قصاب کو اس پر ترس آ گیا اور قصاب نے گوشت کا ٹکڑا اس کو دے دیا, یا اس نے گوشت کا قصاب کو دوسری طرف متوجہ پا کر گوشت کا ٹکڑا چرا لیا, یا گوشت کا ٹکڑا اس کو پڑا ہوا ملا اور وہ اس نے اٹھا لیا اور پھر اس کو لے کر وہ بھاگ گیا. اور شہر سے باہر, نہر شہر سے باہر بھی ہو سکتی ہے اور نہر شہر کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اب وہ نہر کے اوپر گیا اور نہر کے پل پر سے جب وہ گزر رہا تھا تو اسے پانی میں اپنا عکس نظر آیا, یعنی شیڈو, اپنا سایہ. عکس کی جگہ آپ سایہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اب وہ سمجھا کہ یہ کوئی اور کتا ہے اور اس کے منہ میں بھی گوشت کا ٹکڑا ہے. اب اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے گوشت کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اس نے دوسرے کتے کو للکارا, یعنی اس کو مقابلے کی دعوت دی. جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو اس کا گوشت کا ٹکڑا گر گیا, پانی کے اندر گر گیا. جیسے ہی اس نے منہ کھولا تو اس کا گوشت کا ٹکڑا پانی کے اندر گر گیا, اور اس طرح ایک اور گوشت کے ٹکڑے کے لالچ میں اس کے پاس جو تھا وہ اس ٹکڑے سے بھی محروم ہو گیا, اس نے اس کو بھی کھو دیا. نتیجہ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں, لالچ بری بلا ہے.